हेलो एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का अगेन वेलकम करता हूं वाईईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आप देख रहे हैं वाईईटी की पावर पंच एडिटोरियल क्लास। आज का एडिटोरियल द हिंदू का एविडेंट डिस्ट्रेस। ये आर्टिकल बताता है इंडियन इकोनॉमी की पतली हालत को, खराब अवस्था को। आर्टिकल को पढ़ने का तरीका क्या होता है? ऐसे आर्टिकल्स इकोनॉमिक थीम वाले, इनमें आपको डेटा मिलेगा। डेटा को ठीक से एनालाइज करना और उसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मीनिंग निकालना हर वर्ड का, इस क्लास में आप सीखेंगे। और साथ में हम रखते हैं ग्रामर को और वोकैब को चलता हुआ। जितना पढ़ोगे उतनी ग्रामर कवर करोगे, साथ में वोकैब कवर करोगे, और यही तरीका है पावर पंच क्लास के अंदर अपनी इंग्लिश को सुधारने का। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें ताकि आपके प्यार के ऊपर इसी कंटेंट को इसी क्वालिटी के साथ में लाया जा सके। ऑलराइट, कह रहा है जी एविडेंट डिस्ट्रेस। देखिए डिस्ट्रेस जो है ना, ये स्ट्रेस का ही सिनोनिम है। डिस्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस से भी ज्यादा आगे आप बढ़ जाते हो। तनाव जब इतना हो जाता है कि आप पैनिक में आ जाते हो, उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस। और एविडेंट का मतलब है जो जग जाहिर हो, जो दिख रहा हो, जो साफ हो, जो क्लियर हो, जो एपरेंट हो। एक वर्ड है इसके लिए, एपरेंट। कह रहे जी स्ट्रेस जो है, पैनिक जो है, तनाव जो है ना इकोनॉमी में, बड़ा साफ साफ हमें दिखता है अगर आंकड़ों से देखा जाए। चलिए एविडेंट के लिए एक और वर्ड आप आज की क्लास में देखेंगे। यहां मैंने लिखा भी है कॉन्स्पिक्यूअस। आगे डिटेल में करवाता हूं, बड़ा अच्छा एग्जाम्स में पूछा जाने वाला वर्ड है ये, स्पेलिंग भी देख लेना। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है भड़कीला, दूर से दिखे, सबकी नजर में आए, साफ साफ समझ में आता हो, कॉन्स्पिक्यूअस। चलिए, कह रहा है स्ट्रेस फ्रॉम द वेस्ट एशिया क्राइसिस हैज रिवील्ड इकोनॉमिक पेन। कह रहे जो डिस्ट्रेस या स्ट्रेस आया है भारत की इकोनॉमी पे, और कहां से? वेस्ट एशिया में हुए क्राइसिस से। वेस्ट एशिया का मतलब यही ईरान, ब्राजील, मतलब इजराइल और जो है लेबनान। कह रहा है ये सारा स्ट्रेस जो वेस्ट एशिया से आया है, मिडिल ईस्ट से आया है, इस क्राइसिस से आया है, ये इसने रिवील करके हमारे सामने रखा है, खुलासा करके दिखा दिया है इकोनॉमिक पेन को या आर्थिक दर्द को। चलिए, स्ट्रेस बनेगा सब्जेक्ट, एक नाउन है। अंग्रेजी में नाउन्स का काम यही होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका वेस्ट एशिया क्राइसिस। हैज रिवील्ड एक्टिव में परफेक्ट टेंस में वर्ब है, और रिवील जिस चीज को किया गया है वो है इकोनॉमिक पेन। पेन जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई कर रहा है ना। क्या रिवील किया है भाई? क्या रिवील किया है? पेन को रिवील किया है। तो वर्ब से जो चीज क्या का रिप्लाई कर दे, वो नाउन अंग्रेजी में उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। चलिए, ये साथ साथ पार्सिंग करते रहेंगे हम जितनी हो सकेगी। सारे सब्जेक्ट्स मैंने ग्रीन कलर में मार्क किए हैं, सारी वर्ब्स को पिंक कलर में मार्क किया है। ये आपकी ट्रेनिंग के लिए है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब आप नहीं पकड़ पाते हो तो इंग्लिश में संघर्ष जारी रहेगा। कितने भी किताबें पढ़ लो, कितने भी कोर्स देख लो, कितने भी एडिटोरियल ले लो, एज ए टीचर मान लो या एज ए भाई की तरह मान लो आप, ये बात मैं आपको साफ शब्दों में बता रहा हूं। ठीक है? तो आपको मजबूर नहीं बनना है, मजबूत बनना है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट और वर्ब जब तक पकड़ोगे नहीं, सेंटेंस का मीनिंग आप निकालोगे नहीं। चलिए अब शुरू कर लेता हूं। मैं फटाफट आपको वोकैब दिखाऊंगा इस क्लास की। 5-6 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो। उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। टेलीग्राम कभी बंद होता है, कभी चलता है, व्हाट्सएप हमेशा चलता रहेगा। इस पे सारे नोट्स पीडीएफ मिलेंगे। वाईटी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें। इस काम ऐप का काम है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन। इस यूट्यूब कंटेंट को आप एक ट्रेलर माने, पूरी फिल्म आपको ऐप पे मिलेगी। बेसिक से अंग्रेजी में कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम्स को कैसे सॉल्व करना है, इस ऐप में आप सीख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक गिवन है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है। बड़ा सुपरहिट कोर्स है हमारा। बिल्कुल बेसिक से 50 घंटों में आपको अंग्रेजी में लिखना सिखाते हैं, चाहे आप 10वीं पास बच्चे हो। तो इस तरीके से इस कोर्स को हमने डिजाइन किया है। फायदा ले सकते हैं इस कोर्स का। साथ ही आपको इस साल के एसएससी बैंक्स के लिए अब पूरा पैकेज मिल गया है इंग्लिश का, जिसमें पूरी ग्रामर करवा दी गई है। साथ साथ रीड कैसे करना है ये भी, ग्रामर के साथ वोकैब और प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस भी चल रही है। अभी हम बैंकिंग के फ्रेज रिप्लेसमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं आज से, तो इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इंग्लिश अनलॉक्ड 899 रुपए के डिस्काउंटेड प्राइस पे पूरा पैकेज अंग्रेजी का अवेलेबल। चलिए, एसएससी बैंक्स के लिए हो गया। सिविल सेवाओं वालों के लिए मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स है। इस कोर्स का काम ये नहीं है कि आपको इतिहास पढ़ाएंगे या ज्योग्राफी देखेंगे आप। इसका मतलब ये है इस कोर्स का कि आपने अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो आप अंग्रेजी मीडियम से सिविल सेवाओं का एग्जाम दे सकें। सी सेट से आप शुरू करेंगे, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव आरसी राइटिंग, राइटिंग का पूरा पोर्शन अंग्रेजी का। इवन कंपलसरी पेपर जो है वो आपका इस कोर्स में कवर करवा दिया है, चाहे स्टेट पीएससी चाहे यूपीएससी।
चलिए, कोई भी कोर्स की आपको नीड हो, राइटिंग कोर्स, अनलॉक्ड कोर्स या माइग्रेशन कोर्स, आप इस नंबर पे हमसे, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। शुरू करें अब। चलिए, पहला वर्ड है आज का कॉन्स्पिक्यूअस। इस महिला को देखें, इस महिला ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं और बड़ी खूबसूरत भी लग रही हैं। लेकिन ये लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ इंसान एकदम भड़कीला, तड़काऊ भड़काऊ, भीड़ में अलग दिखने वाला होता है। तो भीड़ में अलग दिखने वाली चीज, चाहे वो आंख से दिखे, चाहे समझ में आए, कोई बात है बड़ी साफ साफ समझ में आ रही है, वो भी भड़काऊ है। तो ऐसी भड़कीली चीजों को अंग्रेजी में बोला जाता है कॉन्स्पिक्यूअस, जो क्लियरली विजिबल हो, दिखती हो, या बड़ी आसानी से नोटिस की जा सकती हो। हर एब्सेंस या हिज एब्सेंस फ्रॉम द क्रूशियल मीटिंग वॉज कॉन्स्पिक्यूअस। उसकी जो नामौजूदगी थी इस बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग से, वो कॉन्स्पिक्यूअस थी, सबके नोटिस में आ रही थी। हर आदमी यही बात कर रहा था कि वो इंसान इस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया। चलिए, प्रोमिनेंट बोलते हैं ऐसी चीजों को जो साफ साफ दिखती हों। एपरेंट मैंने आपको भी बताया ही था। और स्ट्राइकिंग भी इसका एक सिनोनिम है, क्योंकि अगर कोई चीज आपको स्ट्राइक कर रही है ना, तो मतलब दिख रही है, वो सामने से आपकी आंखों में पड़ रही है, स्ट्राइक कर रही है वो। उल्टा होगा इसका इनकॉन्स्पिक्यूअस, वह एकदम काला सा, धुंधला सा, जो साफ दिखता ना हो, ऑब्सक्योर हो, अननोटिसेबल हो। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। फिर एक और वर्ड है आज का, रिप्लेनिश। देखिए, आपके घर में पानी की टंकी होगी, रोज उसमें मोटर चला के पानी भरते होंगे और सारा दिन उस पानी को यूज करते होंगे। अगले दिन क्या करते हो, फिर मोटर चलाते हो। तो बार बार मोटर चला के टंकी को भरते हो ना, यही कहलाता है अंग्रेजी में रिप्लेनिश करना। अब इसको पानी और मोटर से हिला करके, छोड़ करके कहीं और लगा के देखो। बैंक में पैसे हैं, खत्म हो गए, और डाल दिए, रिप्लेनिश कर दिया। कहीं भी कुछ भी पूर्ति आपूर्ति किया, फिर से उसको भरा, रिप्लेनिश। रेगुलर रेस्ट हेल्प्स रिप्लेनिश योर एनर्जी। लगातार या रेगुलर जो रेस्ट होता है वो हेल्प करता है आपूर्ति करने में आपकी एनर्जी को, आफ्टर अ बिजी डे, पूरे बिजी व्यस्त दिन के बाद। चलिए, आपूर्ति को रिस्टोर करना भी बोलते हैं, और इसका बिल्कुल उल्टा होता है डिप्लीट। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये टंकी है पानी की, इसमें से पीते जाओ और डालो मत अंदर, खत्म हो जाएगी एक दिन। तो ये जो थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हो ना, इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है डिप्लीट करना, डिप्लीट करना। चलिए आगे बढ़े, एक और वर्ड दिखाते हैं आपको। अगला जो वर्ड अपने पास वो है जी पोर्टेंशियस। पोर्टेंशियस, मुझे पता है बहुत दिनों बाद ये वर्ड आपने सुना होगा, शायद सुना भी ना हो कभी, लेकिन ये वर्ड बड़ा आसान है। अगर आप इसका नाउन पकड़ लें पोर्टेंट, और वर्ब पकड़ लें पोर्टेंड। देखिए, पोर्टेंट का मतलब होता है अंदेशा, पोर्टेंड का मतलब होता है अंदेशा देना, और पोर्टेंशियस का मतलब होता है अंदेशा या संकेत देने वाली कोई चीज। और ये अंदेशा संकेत अक्सर नेगेटिव होता है, अशुभ होता है, इनऑस्पिशियस होता है। जैसे बहुत भयंकर बादल आ गए तो पता लग गया आपको कि भाई बाहर नहीं जाना, बारिश आएगी, बरसात गिरेगी, बिजली भी गिर सकती है। तो वो बादल जो है पोर्टेंशियस हैं, बता रहे हैं आपको कि, है ना, अशुभ संकेत दे रहे हैं। द सडन साइलेंस क्रिएटेड अ पोर्टेंशियस एटमॉस्फेयर। अचानक से जो साइलेंस आई, चुप्पी आ गई कमरे में, लोगों में, उसने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया जो अशुभ था, अशुभ संकेत देने वाला था। सब लोग चुप हो गए, मतलब किसी को किसी बात का गुस्सा लगा है तो लगता है कि कुछ तनाव हो सकता है, तो पोर्टेंशियस एटमॉस्फेयर बन गया, अशुभ संकेत वाला। चलिए, अब इस वर्ड से जुड़े हुए वर्ड्स को साथ में पकड़ना। एक वर्ड को पकड़ के 4 वर्ड और सीख जाओ तो आसान हो जाता है वो गैप को हैंडल करना। अशुभ चीजों को, अशुभ तो समझ गए ना आप, खराब चीजों को, अशुभ चीजों को अंग्रेजी में इन 5 वर्ड से बताया जाता है। सिनिस्टर, ऑमिनस, फॉरबोर्डिंग, इनऑस्पिशियस एंड मेनेसिंग। फिर बोल देता हूं, बोल के देखो, अशुभ चीजों के लिए यूज होंगे ये। ऑमिनस, सिनिस्टर, इनऑस्पिशियस, फॉरबोर्डिंग एंड मेनेसिंग। शुभ, इसका उल्टा होगा शुभ। शुभ को बोलते हैं अंग्रेजी में ऑस्पिशियस। किसी भी शादी के कार्ड को उठा लो, किसी भी न्योते को उठा लो जो घर पे आपके आया हुआ है, उसमें लिखा होगा ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन वी द गुप्ता फैमिली इनवाइट यू टू दिस वेन्यू। इस शुभ मौके पे हम गुप्ता परिवार आपको इनवाइट करते हैं इस जगह पे। ऑस्पिशियस, शुभ। चलिए आगे सारे वर्ड्स, अगला वर्ड देख लो फटाफट, सब्सटेंटिव। ये वर्ड बना है सब्सटेंस से। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ या तत्व। जो सच में हो वही है सब्सटेंस, जो दिमाग में हो वो है ख्याली गुलाब। समझ गए सब्सटेंस। अब बता दो सब्सटेंटिव कौन सी चीज होगी। वो बात, वो कॉन्वर्सेशन, वो डेलिब्रेशन, वो स्पीच जिसमें कोई सब्सटेंस हो, सिर्फ ख्याली गुलाब ना हो, जो ठोस हो, गंभीर हो, महत्वपूर्ण हो, सार से भरी हो, मीनिंगफुल हो, ऐसी चीजों को बोलते हैं सब्सटेंटिव। समझ गए ना। उल्टी पुल्टी बातें मैं आपसे करने लगूं और बोलूं कि पढ़ाई कर, अंग्रेजी आसान है, तो वो तो ऊपर ऊपर की बातें होगी। लेकिन पढ़ाने बिठाऊं आपको, साथ में समझाऊं, सेंटेंस को ब्रेक करूं, तो फिर मैं सब्सटेंटिव टीचिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, ठोस तरीके से पढ़ा रहा हूं।
द डिस्कशन लेड टू सब्सटेंटिव इंप्रूवमेंट्स इन द फाइनल प्लान। डिस्कशन जो है लीड टू कर गई मीनिंगफुल या सार्थक, ठोस और महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट्स की तरफ फाइनल प्लान में। ठोस चीजों को, मजबूत चीजों को अंग्रेजी में कंक्रीट भी बोला जाता है। ये वही कंक्रीट है जो आप सुनते हो, कंक्रीट में बजरी मिला दी, है ना, मकान बना दिया। कंक्रीट, कंक्रीट क्या चीजों को मजबूत करती है, तो अंग्रेजी में कंक्रीट एक एडजेक्टिव बना रखा है इन्होंने, मजबूत चीजों के लिए यूज होता है। कंक्रीट एविडेंस, बहुत ही मजबूत सबूत, कंक्रीट जो भी चीज। चलिए, सब्सटेंटिव का बिल्कुल उल्टा है जी, जो हंसी मजाक में हो जाए, मामूली बोलते हैं जिसको अपने, सुपरफिशियल, इनसिग्निफिकेंट या ट्रिवियल भी आप इसको बोल सकते हैं, मामूली चीजों को। चलिए लास्ट वर्ड देखेंगे आज का, ऑगमेंट। देखिए ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज के आकार को, साइज को, अमाउंट को, इंटेंसिटी को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। समझ पा रहे हो आप एक जॉब करते थे 1 लाख रुपए महीने की, फिर आपने एक साइड जॉब पकड़ ली 4 घंटे की जिसमें आपको 30,000 मिलते हैं, तो आपने अपनी इनकम को ऑगमेंट किया। आप पढ़ाई करते थे 4 घंटे, अचानक से आपको लगा एग्जाम आ गया, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, आपने अपनी स्टडीज को, पढ़ाई को ऑगमेंट किया। ऐसे वर्ड याद रखना, संवर्धित करना इसको बोलते हैं। द गवर्नमेंट फेल टू डिलीवर इट्स प्रॉमिस ऑफ ऑगमेंटिंग फार्मर्स इनकम। सरकार नाकामयाब रही डिलीवर करने में, पूरा करने में अपने प्रॉमिस को, वादे को जो है बढ़ा देने का, ऑगमेंट करने का, फार्मर्स की इनकम को, किसानों की आय को। चलिए, बढ़ाने को इनहेंस करना, बूस्ट करना, एम्पलीफाई करना, इंटेंसिफाई करना बोलते हैं। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है चीजों को छोटा करना। 4 घंटे पढ़ रहे थे, अब 1.5 ही पढ़ रहे हो। एक जॉब करते थे 1 लाख रुपए की, उसमें भी आधा दिन नहीं जाते हो, तो आप चीजों को रिड्यूस या कर्टेल करते हैं, डिमिनिश करते हैं, ऐसे इसको पकड़ सकते हैं। बहुत आसान वर्ड्स हैं आज के, वोकैब मुझे तो ठीक लग रही है। जल्दी से शुरू करेंगे आर्टिकल को। एक समरी में आपको दूं किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। देखिए, मार्च में हमला हुआ ईरान पे, और उसके बाद से आपको पता है क्या हो रहा है, क्रूड के दाम बढ़े हुए हैं, और इससे भारत के बिजनेसेस पे बहुत असर पड़ रहा है। और जिस बिजनेसेस पे असर पड़ने का मतलब ये होता है अर्थव्यवस्था जो है उसकी पटरी से उतर गई है। ये हमें डेटा जो पता लगा ना, ये पता लगता है जीएसटी के डेटा से। अगर आप खूब धंधा करेंगे, खूब कमाएंगे, खूब बेचेंगे, तो इसका मतलब आप खूब जीएसटी भी भरेंगे। और अगर जीएसटी इस महीने आपने कम भरा है सबने मिला के, तो पता लग गया सरकार को कि धंधा ठीक से नहीं हो रहा। कह रहा है इस बार के जीएसटी को देख करके स्ट्रेस या डिस्ट्रेस भारत की इकोनॉमी में साफ साफ दिख रही है। ये क्राइसिस खत्म हो जाए तो हम अपने रास्ते लगें। बस इसी बात को इस आर्टिकल में बताया गया है। टोन है आज की कंसर्न, चिंता को दिखा रहा है, एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है। शुरू करेंगे आर्टिकल को। अब मेरी बात मान करके वीडियो को कर दो पॉज। जिंदगी भर तो एडिटोरियल लेने नहीं है आपको, 10, 15, 20, 50, 100 कितने लोगे? ऐसा पढ़ो कि 50 एडिटोरियल में अंग्रेजी की नब्ज पकड़ में आ जाए। और तरीका क्या है, हर सेंटेंस को खुद से पढ़ना है पहले, जितना मीनिंग निकाल सको निकालो। पढ़ने का मतलब मीनिंग निकालना है। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई दें, फिर मैं शुरू करता हूं। मैच करना मेरे साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग। चलिए, कह रहा है जी, एज द रेजोल्यूशन ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस ड्रैग्स ऑन, mounting economic indicators are exposing structural frailties in the Indian economy that predate the conflict and are becoming more conspicuous under stress. कह रहा है जी, जैसे ही ये हुआ, एज कंजंक्शन के अंग्रेजी में 2 मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है जैसे ही ये हुआ वैसे ही ये हुआ, जैसे ही वाला मीनिंग। दूसरा इसका मतलब होता है क्योंकि या बिकॉज, तो दोनों में से कुछ भी लगा लो। कह रहा है जी, जैसे ही ये जो रेजोल्यूशन है या समाधान है, सेटलमेंट है वेस्ट एशिया में हुई वॉर की, कह रहा है जैसे जैसे रेजोल्यूशन ड्रैग ऑन कर रहा है ना, जैसे जैसे सेटलमेंट जो है आगे से आगे घिसट घिसट के बढ़ता जा रहा है। ड्रैग ऑन करना, चीजों का लंबा चलना। सेटलमेंट हो गया, फिर हमला हो गया, फिर सेटलमेंट हो गया, तो ड्रैग ऑन। कह रहा है जैसे जैसे घटना हो रही है ना, वैसे वैसे पहाड़ की तरह, माउंटेन की तरह माउंट होता हुआ या इकट्ठा होता हुआ जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो आर्थिक हमारे पास सूचक हैं, डेटा हैं, वो एक्सपोज कर रहे हैं, भांडाफोड़ कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं बहुत सारी बुनियादी यानी स्ट्रक्चरल फ्रेलिटीज का, कमजोरियों का, वीकनेसेस का। कहां पे भाई? भारत की इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी। कह रहा है जी, और ये कौन से फ्रेलिटीज हैं? कह रहा है ये वो फ्रेलिटीज हैं दैट, जो कि प्रेडेट करते हैं। डेट मतलब दिनांक, प्री मतलब पहले से। ये सारी वो फ्रेलिटीज हैं जो पहले से चलती आ रही हैं, दिनांक इनकी और पहले से है, पुरानी है, वक्त और पुराना था। इस कॉन्फ्लिक्ट से भी ये पहले आई थी, इस झगड़े से भी। और ये वही फ्रेलिटीज हैं जो बन रही हैं, आर बिकमिंग, और ज्यादा भड़काऊ, भड़कीली दिखने वाली, कॉन्स्पिक्यूअस, स्ट्रेस के अंडर में, तनाव के नीचे।
तो हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही बड़ी खस्ता हालत में है। रीजन क्या है जी? एआई। मेन रीजन तो एआई है और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। आप पढ़ोगे थोड़ा इकोनॉमिक्स तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो ये तो चल ही रहा था, उसके साथ क्या हो गया? वॉर हो गई। वॉर में हमारी हालत और खराब हो गई, है ना? तो कह रहा है जैसे जैसे रिजोल्यूशन का मामला आगे से आगे घिसटता जा रहा है, हो नहीं रहा ढंग से पूरा, वैसे वैसे आर्थिक जो सूचक या डेटा हमें मिल रहे हैं वो खुलासा करके बता रहे हैं बुनियादी कमजोरियों को हमारी इकोनॉमी में। और ये वही कमजोरियां हैं जो पहले से आई हैं चलती हुई, प्रेडेट करती हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को, और जो बनती जा रही हैं और ज्यादा दिखने वाली, नोटिस में आने वाली स्ट्रेस के अंडर में, तनाव के नीचे। चलिए, रेजोल्यूशन की वो ड्रैग ऑन। ड्रैग्स ऑन, हैंग ऑन, इसका मतलब होता है चीजों का आगे से आगे घिसटता जाना। कोई काम करना था सैटरडे को हुआ नहीं, संडे को छुट्टी आ गई, मंडे को आप जा नहीं पाए, वो काम ड्रैग ऑन हो रहा है। ठीक है, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। इंडिकेटर्स की वर्ब है आर एक्सपोजिंग। फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोरियां। इसी से अंग्रेजी में एक वर्ड बना है फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है वो बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत जो 80 की, 90 की, 75 की अवस्था में आ गई है और चलना फिरना मुश्किल हो गया है। कमजोर आदमी को बोलते हैं बहुत फ्रेल। वहीं से बना है फ्रेल्टी यानी कमजोरी। दैट आया है फ्रेल्टी के लिए, दैट की वर्ब है प्रेडेट और दैट की दूसरी वर्ब है आर बिकमिंग। ये वही फ्रेल्टीज हैं जो ये दोनों काम कर रही हैं। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर दैट तो मैंने इंडियन इकोनॉमी के बाजू में देखा, तो ये फ्रेलिटी के लिए कैसे आ गया? हमने तो यही सुना है हु विच दैट जब भी आते हैं वो उस नाउन के बाजू में रखे जाते हैं जिसके लिए वो लगाए जाते हैं। टेक्निकली आपकी बात सही है, दैट को मुझे यहां रखना चाहिए, लेकिन अगर मैं दैट को यहां रखूं इस पूरे क्लोज को, तो फिर ये इंडियन इकोनॉमी सबसे लास्ट में आ जाएगा, यहां आ जाएगा। और उससे पता क्या होगा? सेंटेंस का मीनिंग बिगड़ जाएगा। क्यों? फ्रेलिटीज इंडिया की इकोनॉमी में है और आपने इनको कहां रख दिया? अंडर स्ट्रेस के पास में रख दिया। ये जो इन द इंडियन इकोनॉमी है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशन इन से इकोनॉमी नाम के नाउन को जोड़ा गया है और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है फ्रेलिटी नाम के नाउन के लिए। कमजोरी है भारत की अर्थव्यवस्था में, इसलिए पहले आपको इसको इसके बाजू में रखना होगा और फिर रिलेटिव क्लोज को शुरू करना होगा। ये कहानी को ऐसे समझे, समझ गए ना? अगर मैं इसको यहां से हिला दूं ना फ्रेलिटी से, तो इसका मीनिंग ही नहीं निकलेगा कुछ, इसलिए मेरी मजबूरी है इसको मुझे रख करके फिर रिलेटिव क्लोज को रखना है। कह रहे द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज एक्सपैंडेड अ मेयर 0.5% इन मई 2026, इट्स सेकंड लोएस्ट ग्रोथ इन 21 months, while recording an anemic 1.1% growth for financial year 25-26। कह रहे जो हमारा इंडेक्स है ना 8 कोर इंडस्ट्रीज का, कौन सी इंडस्ट्री होती है? कोई पावर इंडस्ट्री है हमारी, स्टील इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है अपने आप में। तो ऐसे 8 बना रखे हैं इन्होंने। कह रहे अर्थव्यवस्था के जो 8 हिस्से हैं, 8, उनका जो इंडेक्स है वो एक्सपैंड किया या बड़ा हुआ। एक्सपैंड करना यानी आगे बढ़ना, ग्रो करना। खाली खाली मेयर, सिर्फ यानी खाली खाली मेयर 0.5% मई 2026 में। और ये सबसे जो निचली ग्रोथ है उसमें सेकंड नंबर की सबसे निचली ग्रोथ है पिछले 21 महीनों की। मतलब इससे ज्यादा ही होती है, एक बार इससे कम हुई है पिछले 21 महीनों में कम ग्रोथ। कह रहे ये सारा काम हुआ है जब ये रिकॉर्ड कर रहा था एक अनेमिक या फिर कमजोर सी 1.1% की ग्रोथ को 25-26 के लिए, पूरे साल के लिए। अब ये अनेमिक क्या होता है? अनीमिया आपने सुना है, खून की कमी होती है, कमजोरी बोलते हैं उसको, अनीमिया बोलते हैं। अगर कोई चीज या कोई इंसान अनेमिक है तो मतलब उसमें पोषण की कमी है, खून की कमी है, ताकत की कमी है। तो हमारी ग्रोथ भी अनेमिक है, ग्रोथ में से खून निकल गया है। समझ गए ना? ऐसे वर्ड यूज हुआ है अनीमिया से। स्पेलिंग देख लेना, अनेमिक। ये मेडिकल टर्म्स जो होती है ना, इसमें ए से पहले ई से पहले ए लगता है। बहुत सारे मेडिकल वर्ड्स हैं जिसमें जैसे एनेस्थीसिया है, ए से पहले ए ई लगेगा, वैसे ही अनेमिक है, इसमें ए और ई लगेगा। तो ये स्पेलिंग स्ट्रक्चर में याद रखें। चलिए अब 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाएंगे। एक तो मैं आपको ऐसे करवा देता हूं बिना अलग से समझाए, बिना अलग से लिखे। देखिए अंग्रेजी में एक टाइप ऑफ एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्डिनल, और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल। ये दोनों क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 1000 मिलियन बिलियन जो भी लगाना चाहो, लेकिन दोनों में फर्क है। कार्डिनल जो है वो एक अंक को, एक नंबर को बताएगा, ऑर्डिनल जो है ऑर्डर को बताएगा। अगर मैं 1 लिखूं तो 1 बन जाएगा कार्डिनल, और फर्स्ट लिखूं पहला, ये बन जाएगा ऑर्डिनल। 2 लिखूं तो 2 बन जाएगा कार्डिनल, और सेकंड यानी दूसरा ये बन जाएगा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जो है ऑर्डर बताएगा, पहला दूसरा तीसरा, ऑर्डर ही है ना, ये क्रम है। तो ऐसे इसको याद रखें। अगर इतना समझ गए तो कॉन्सेप्ट समझ गए। अंग्रेजी में ऑर्डिनल्स के आगे हमेशा द का इस्तेमाल होता है। द फर्स्ट, द सेकंड, द 10th, द 100th, द 1000th, पीछे टीएच लग जाएगा या टी लग जाएगा,
ऑर्डिनल में ऐसा ही होता ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ दो, उसके बाद आप देखोगे ना 10 के आगे टीएच लगाते हो, 10वां। तो ऑर्डिनल्स हमेशा अपने आगे द लेते हैं, लेकिन यहां तो नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि एक पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है। माई, योर, इट्स, आवर, देयर, जो भी आप लिखना चाह रहे हो, हिज, हर, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इनफैक्ट आपका नाम अगर राम है तो राम्स भी एक पजेसिव एडजेक्टिव है। राम्स बैग, राम का बस्ता, राम्स स्कूल, राम्स का स्कूल। तो ये जो का वाले वर्ड्स हैं सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स, इनको इनके बाद में कभी भी द का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसलिए मुझे सेकंड से पहले द का लगाना था, लेकिन इस इट्स की वजह से द को मैं खा गया। आया कॉन्सेप्ट समझ में? अब इसमें कभी गलती मत करना, कहीं भी ये मिल जाए पजेसिव तो द को निकाल देना, और अगर ये ना मिले तो फर्स्ट सेकंड से पहले क्या लगाना है? द को लगा देना। अब ये जरूरी नहीं है यही हो, सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी द लगता है, लेकिन अगर वहां भी ये आ जाए तो भी द को निकाल देते हैं। जैसे आप बोलोगे फास्टेस्ट, फास्टेस्ट कार, तो आप लिखोगे द फास्टेस्ट कार। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, द फास्टेस्ट कार, सुपरलेटिव डिग्री, कार के आगे द लगेगा, फास्टेस्ट के आगे। लेकिन मैं लिखूं इंडियाज फास्टेस्ट कार, इंडियाज फास्टेस्ट कार। अब देखो इंडियाज आ गया, इंडिया का आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। अब इस द को मैं निकाल दूंगा। अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा इंडियाज द फास्टेस्ट कार, द को मुझे निकाल देना। तो ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से दिमाग में आपके बैठा होगा। अब आ जाओ आज के मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट पे, फिर फटाफट अपने को आर्टिकल ही पूरा करना है। ये कॉन्सेप्ट है जी मेयर और मेयरली का। एक बार में सीख जाओगे अगर 2.5 मिनट ध्यान दे लोगे तो। मेयर एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के आगे एलवाई लगा के मेयरली बनाया जाता है, तो ये एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव को यूज करते हैं नाउन्स को मॉडिफाई करने के लिए, मेयरली एडवर्ब को यूज करेंगे वर्ब्स को और दूसरे एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने के लिए, या एडवर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए। अब देखो मैंने 2 ब्लैंक्स आपको दिए हैं, तीसरा और चौथा छोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड। इनमें मुझे चेक करके बताओ क्या लगाओगे। दोनों का मतलब होता है केवल, केवल या ओनली, ओनली। मतलब तो दोनों का ही सेम है, बस पार्ट ऑफ स्पीच अलग है, और कहीं एलवाई के साथ कहीं बिना एलवाई के। फर्स्ट केस में मैंने बोला ओनली एक रूमर ने ट्रिगर कर दिया पैनिक को, महज एक अफवाह ने पैनिक को भड़का दिया। दूसरे केस में कह रहा हूं उसने या वो बंदी सिर्फ या ओनली पूछ ही रही थी एक सवाल, कुछ कह तो ना रही थी, वो एक सवाल ही तो पूछ रही थी। दोनों जगह ओनली लगा दो काम चल जाएगा, लेकिन मेयर मेयरली को अलग अलग लिखना पड़ेगा। यहां पे रूमर नाम के नाउन से पहले अ नाम के आर्टिकल के बाद आप इस्तेमाल करेंगे मेयर का। दूसरे केस में वॉज वर्ब के लिए ओनली लगेगा, वो क्या कर रही थी? सिर्फ सवाल पूछ रही थी। आस्क नाम की वर्ब के लिए, वॉज आस्किंग नाम की वर्ब के लिए ओनली की बात कर रहे हो, वर्ब के लिए एडवर्ब लगेगी। ही वॉज मेयरली आस्किंग अ क्वेश्चन। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है इस कॉन्सेप्ट का। अब मैं इससे एक लेवल ऊपर ले जा रहा हूं जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा एग्जाम में। फॉर्मूला ये कहता है, आपका एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन कम पूछता है, उसको एक और फॉर्मूला पता है जो आपको भी आना चाहिए। वो फॉर्मूला ये है कि मेयरली और मेयर बराबर होते हैं, मेयर के आगे जब अ लगे, उस केस में जब इनके बाद में कोई नंबर लगाओ। नंबर कौन सा? ऑर्डिनल, सॉरी कार्डिनल। कार्डिनल कौन से हैं? 1 2 3 4 5 10 20 50 60, जो भी लिखना चाहो। ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम कार्डिनल की बात कर रहे हैं। तो मेयरली और अमेयर दोनों बराबर होते हैं, इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं अगर इनके बाद में कोई नंबर रखा हो। द कंपनी अर्नड 10 lakhs इन इट्स फर्स्ट ईयर। कंपनी ने अर्न किया 10 लाख रुपया अपने पहले साल में, सिर्फ 10 लाख रुपया अपने पहले साल में। ओनली लग जाए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मेयर मेयरली में से एक लगाना है। यहां पे नंबर मिला हुआ है 10, एक कार्डिनल है, कार्डिनल से पहले क्या है? मेयरली लगा दो तो भी ठीक है। द कंपनी अर्न मेयरली 10 लाख रुपीज इन दिस फर्स्ट ईयर। या फिर आप ऐसा लिख दो, द कंपनी अर्नड अ मेयर 10 लाख रुपीज इन इट्स फर्स्ट ईयर। तो यहां पे आपका एग्जामिनर इंटरेस्टेड है कि आपको फॉर्मूला आता ही नहीं आता। ये वाले क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, ये आपका एडवांस कॉन्सेप्ट है। चलो इस पे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्लास वर्क ही आपका। द ट्रेन वॉज डिलेड बाय, अब क्या लिखोगे? लिख कर देखो यहाँ पे 5 मिनट्स। ट्रेन जो है डिले हुई थी सिर्फ 5 मिनट से। मैं ओनली लगा रहा हूं, आपको ओनली को एक सूटेबल वर्ड से चेंज करना है। क्या लगाओगे? मेयर लगाओगे, मेयरली लगाओगे, अमेयर लगाओगे, क्या लगाओगे? चलिए इसको कमेंट्स में डालें, गलत या सही आपको फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, यू विल गेट द फीडबैक। चलिए सेकंड पैराग्राफ है, आराम से उसको एक रीडिंग दें, मीनिंग निकाल लें हर वर्ड का, कोशिश करें। चलिए कह रहा है जी, पर्टिकुलरली डिस्क्वाइटिंग इज द कंटिन्यूड मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्शन इन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन।
कह रहा है जी सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली या खास करके जो डिस्क्वाइटिंग बात है, अब क्वाइट का मतलब होता है शांत, क्वाइटिंग यानी शांति देने वाला, डिस्क्वाइटिंग यानी अशांत करने वाला। खास तौर पे अशांत करने वाली जो चीज है ना, वो है लगातार होने वाली साल दर साल मल्टी ईयर जो गिरावट है, कॉन्ट्रैक्शन है या सिकुड़न है। एक्सपेंशन यानी चीजों का फैलाव, कॉन्ट्रैक्शन यानी चीजों के आकार में कमी। तो जो साल दर साल जो कमी आ रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारे घर में पैदा होने वाले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन में। कह रहे जी विच परसिस्ट डिस्पाइट मॉडरेटिंग ऑयल प्राइसेस एंड राइजिंग इंपोर्ट्स टू मीट डिमांड। कह रहा है और ये वो गिरावट है या वो प्रोडक्शन में कमी है जो परसिस्ट करती है, लगातार बनी रहती है बावजूद कम होते हुए ऑयल के दामों के और बढ़ते हुए इंपोर्ट्स के, ताकि हम डिमांड को मीट कर सकें। तो हम भारत में ज्यादा ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे रिजर्व्स भारत में हैं, लेकिन ठीक है, सरकार की इतनी जितना बूता है उतना ही पेट्रोल निकाल सकती है ना सरकार। बड़ी इसमें आपको साइंस भी चाहिए और बड़ा अच्छा एक्सप्लोरेशन का मैकेनिज्म चाहिए। तो कह रहा है ये समस्या हमारे सामने सबसे बड़ी है। सेंटेंस शुरू हुआ है एडवर्ब से, आगे लगा हुआ है एडजेक्टिव, इसको इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। वर्ब से बाद में सब्जेक्ट आपको मिलेगा। कॉन्ट्रैक्शन इज पर्टिकुलरली डिस्क्वाइटिंग, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ें। विच यहाँ पे आया इस प्रोडक्शन में कमी के लिए, विच की वर्ब है परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब है लगातार बने रहना। कह रहा है ऑल्दो इंपोर्टेड फ्यूल कैन ब्रिज इमीडिएट शॉर्टेजेस, डोमेस्टिक आउटपुट शुड बी ऑगमेंटेड टू रिप्लेनिश स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। कह रहा है हालांकि ये भी है, इंपोर्ट किया हुआ जो फ्यूल है ना वो ब्रिज कर सकता है, वो पुल बांध करके मिला सकता है। ब्रिज करना यानी दो चीजों की खाई को मैच करना, बीच की खाई को दूर करना। तो ये कमी को, खाई को ब्रिज कर सकता है। और कौन सी खाई? जो इमीडिएट शॉर्टेजेस की है, फटाफट या हाल ही हाल में जो हमारे पास कमी आ रही है क्रूड की, बाहर से फ्यूल लाओ और लोगों को भरवा दो गाड़ियों में, हो सकता है। कह रहे वहीं पे हमारे घर में फ्यूल की जो प्रोडक्शन है उसको हमें ऑगमेंट करना होगा, संवर्धित करना होगा, इंक्रीज करना होगा, ताकि हम रिप्लेनिश कर सकें, फिर से आपूर्ति कर सकें सरकार के क्रूड के भंडारों की, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की। और ये वही रिजर्व्स हैं जिनको तैनात किया जा सकता है, डिप्लॉय किया जा सकता है या यूज में लाया जा सकता है जब सप्लाई की डिसरप्शंस हो, जब तेल की सप्लाई में कोई बाधा हो। तो सरकार क्या है, बहुत सारी गुफाएं बना रखी है इन्होंने साउथ के अंदर और इधर उधर, उनके अंदर तेल के स्टोरेज बनाए हैं इन्होंने। जब सस्ता तेल होता है सरकार इकट्ठा कर लेती है वहां, और जब महंगा होता है तो वहीं से बेचने लगती है। तो कह रहे स्ट्रेटेजिक रिजर्व चाइना के पास जब 1 साल के हैं, जापान जब 2.5 साल के रखता है, तो हमारे पास 7, 8, 10 दिनों के क्यों होते हैं? तो सरकार को ये भी करना होगा, डोमेस्टिक सप्लाई को ऑगमेंट करना है और बड़े बड़े गुफाएं बना दो और साल भर का तेल उनमें डाल के छोड़ दो। चलिए, फ्यूल की वर्ब है कैन ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है कमी को दूर करना, शॉर्टेज को, खाई को, शॉर्टेज को जो है कम करना। आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, शुड बी ऑगमेंटेड इसकी वर्ब है पैसिव वॉइस में, प्रोडक्शन को हमें संवर्धित करना है, बढ़ाना है। दैट आया है रिजर्व्स के लिए, दैट की वर्ब है कैन बी डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, किसी चीज को काम में लाना। तो रिजर्व्स को डिप्लॉय करेंगे यानी बाजार में पेट्रोल पंपों पे तेल वो भेज देंगे। रिप्लेनिश का मतलब है आपूर्ति करना, रिस्टोर करना, इसका बिल्कुल उल्टा होता है डिप्लीट। कह रहा है जी नेचुरल गैस वीकनेस हैज आल्सो वेड ऑन फर्टिलाइजर्स। कह रहा है फिर नेचुरल गैस में जो कमजोरी है ना हमारी, उसने तो वे ऑन कर दिया है, अपना सारा वजन डाल दिया है, बोझ डाल दिया है फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन पे। और क्यों? कह रहा है जी दो द सेक्टर्स 0.9% कॉन्ट्रैक्शन वाज मार्केटली माइनर देन अर्लियर डिक्लाइंस। कह रहा है हालांकि इस नेचुरल गैस के सेक्टर का जो कॉन्ट्रैक्शन आया है, जो इसके आकार में कमी आई है, जो इसकी गिरावट हुई है प्रोडक्शन में, वो 9% भी नहीं थी, 0.9%। और ये मार्क किए जाने वाले तौर पे या नोटिस किए जाने वाले तौर पे माइल्ड थी पुराने वाले डिक्लाइंस के बजाय। तो पहले तो हमारा 2%, 5% भी फर्टिलाइजर के अंदर कमी हो जाती है, लेकिन इस बार 0.9% ही हमें फर्टिलाइजर में कमी अभी तक दिखी है। कह रहा है और ये तब हुआ है इवन एज, जबकि दूसरी तरफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ सुपर अल नाइनो रिमेन अनसर्टेन। जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो फार फेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बहुत दूर के जो नतीजे हैं इस सुपर अल नीनियो के, वो अभी भी बने हुए हैं, अनसर्टेन, अभी भी उनके बारे में पता नहीं। तो इसने 3 बातें कर दी इस सेंटेंस में। नेचुरल गैस में कमजोरी है हमारी, देश में नेचुरल गैस है ही नहीं, बाहर से मंगाते हैं, और नेचुरल गैस को आप कुएं में भी नहीं डाल के रख सकते, तो सरकार के पास कोई रिजर्व भी नहीं है नेचुरल गैस का, बस सुबह मंगाया शाम को सिलेंडर बना के घर भेज दिया। कह रहे ये वीकनेस ने ना हमारी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पे बड़ा वजन डाल रखा है, बोझ डाल रखा है, क्योंकि फर्टिलाइजर में सल्फर यूज होता है जो नेचुरल गैस का बाई प्रोडक्ट है। कह रहा है जी और हालांकि जो फर्टिलाइजर की जो इस बार कॉन्ट्रैक्शन आई है ना, वो सिर्फ 0.9% की आई है, और वो मार्क किए जाने वाले तौर पे बहुत कम है, ज्यादा नहीं है ये। हम तो बहुत सोच रहे थे कमी आएगी, सिर्फ थोड़ी सी आई है,
पुराने डिक्लाइंस के सामने कम है, जबकि दूसरी तरफ इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं सुपर अल नीनियो के, वो रिमेन बने हुए हैं अनसर्टेन। पता नहीं सुपर अल नीनियो इस साल क्या करेगा। अल नीनियो क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो उसको ज्योग्राफी में कवर करें। अल नीनो नहीं बोलते हैं इसको, हम हिंदी में बोल देते हैं अल नीनो, अंग्रेजी इसका नाम है अल नीनियो। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए कह रहा है जी कोल प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड बाय द शार्पेस्ट मार्जिन इन नियरली अ ईयर, implying that the rising summer electricity demand may increasingly depend on variable renewable sources और costly imported coal। कह रहा है फिर कोल की जो प्रोडक्शन है ये भी कम हो गई इस बार, देश में कोयला कम निकाला गया पिछले महीने, और इसने अपना शार्पेस्ट मार्जिन से डिक्लाइन को देखा है। सबसे ज्यादा आज तक की गिरावट हमने कोल की प्रोडक्शन में पिछले महीने देखी, इन नियरली अ ईयर, पिछले एक साल का अगर हम देखें आंकड़ा तो। और ये है इंप्लाई करता हुआ या इस नतीजे को लाता हुआ, इंप्लाई करता हुआ या इस कंक्लूजन की तरफ ले जाता हुआ कि जो राइज करती हुई समर में, गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बहुत लगातार बढ़ते हुए तौर पे डिपेंड होती जा रही है, इंक्रीजिंगली जो है निर्भर हो रही है वेरिएबल रिन्यूएबल सोर्सेज पे, अलग अलग तरह की रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पे, या फिर महंगे जो इंपोर्टेड कोल है जो हम रशिया से, चाइना से मंगाते, ऑस्ट्रेलिया से मंगाते। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट वर्ब। समर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की वर्ब है में डिपेंड, डिपेंड ऑन करना, रिलाई ऑन करना, रिलाई ऑन करना, निर्भर होना, इंप्लाइंग यानी इस कंक्लूजन की तरफ ले जाना, इंप्लाई करते हुए, यहीं से वर्ड इंप्लीकेशन बना हुआ था, पीछे आपने देखा था। कह रहा है जी साइंस ऑफ डिस्ट्रेस एक्सटेंड बियॉन्ड कोर इंडस्ट्रीज, अ जीएसटी डेटा रिवील वीकनिंग डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहा है फिर बहुत सारे साइंस भी हैं डिस्ट्रेस के, तनाव के, और वो एक्सटेंड बियॉन्ड करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पार चले जाते हैं इन 8 कोर इंडस्ट्रीज के, जैसा कि जीएसटी के डेटा ने रिवील भी किया, खुलासा भी किया, और किस चीज का, कमजोर बढ़ती हुई डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का। आम आदमी जाकर के कुछ खरीद नहीं रहा है ना, वो बस पेट्रोल भरा लेता है, घर का राशन ले आता है, बस उसके बाद ना वो कपड़ा ले रहा है, ना नई गाड़ी ले रहा है, ना बैंक से लोन लेकर के घर ले रहा है, ना बाजार में जाकर के रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। तो जीएसटी डेटा हमें यही बताता है कि आम आदमी घर में चुपचाप बैठा है। चलिए समर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की वर्ब है में डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन करना यानी निर्भर होना। साइंस की वर्ब है एक्सटेंड, एक्सटेंड बियॉन्ड करना यानी आगे चले जाना, पार चले जाना। जीएसटी डेटा की वर्ब है रिवील, रिवील का मतलब आप समझते हैं खुलासा करना। रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस फेल 2.6% इन मई 2026। जो पर सरकार का रेवेन्यू है ना, टैक्स है जीएसटी का, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से, देश में हुई खरीदी से, वो गिर के आ गया 2.6% नीचे मई 2026 में, पिछले महीने में। कह रहा है जी डिस्पाइट द गवर्नमेंट एट्रीब्यूटिंग दिस पार्टली टू अ वन टाइम विंडफॉल इफेक्ट। कह रहा है और ये हुआ है बावजूद सरकार के एट्रीब्यूट करने के इस पूरी चीज को आंशिक तौर पे, पार्टली एक बार या एक मुश्त होने वाले विंडफॉल इफेक्ट से। विंडफॉल का मतलब होता है अंग्रेजी में अनएक्सपेक्टेड गेन। अचानक से सरकार ने जीएसटी कम कर दिया, अब आपका एसी 4,000 रुपये सस्ता हो गया, तो एक विंडफॉल इफेक्ट था ये। सरकार ने आपको तोहफा दिया है, एसी सस्ता है इस बार ले जाओ कम जीएसटी पे, तो सरकार ने बोला भाई हमने तो ये हुआ है, इस वजह से आंशिक तौर का रीजन ये है इसका जीएसटी गिरने का, क्योंकि हमने विंडफॉल इफेक्ट दिखाया है, जीएसटी को कम करके लोगों को वन टाइम बेनिफिट देने की कोशिश की है। कह रहा है जी ये होते हुए एवरेज जो है डोमेस्टिक जीएसटी ग्रोथ ओवर द पास्ट 6 मंथ्स रिमेन्ड सबड्यूड एट 3.1%। जो हमारी एवरेज डोमेस्टिक ग्रोथ है जीएसटी की पिछले 6 महीनों में, वो बनी रही थोड़ी सी या सबड्यूड सी, कमजोर सी 3.1%। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर। रेवेन्यू की वर्ब है फेल, फॉल वर्ब की सेकंड फॉर्म है इंट्रांजिटिव वर्ब है, फॉल फेल जो है फेल। अच्छा फॉल फेल फॉलन, ठीक है। एट्रीब्यूट, इस वर्ड को देखें, एट्रीब्यूट और एस्क्राइब, ये 2 वर्ड हैं अंग्रेजी में जो बताते हैं किसी कारण को, किसी घटना के रीजन को। जैसे आपका एग्जाम में फेल हो गए, भगवान ना करे आप हो, लेकिन किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप कारण बता रहे हैं, आई एट्रीब्यूट माई फेलियर टू माई लैक ऑफ सीरियसनेस। मैं मेरे रीजन, फेलियर के रीजन को मेरी लैक ऑफ सीरियसनेस से जोड़ता हूं, ठीक है। या आई एस्क्राइब माई फेलियर टू माई लैक ऑफ स्टडीज। तो याद रखें एट्रीब्यूट जिस चीज को करेंगे उसको उसके बाद लिखेंगे और फिर टू लगा के बताएंगे जिस चीज पे आप उसका दोष डाल रहे हैं, ठीक है।
एट्रीब्यूट व्हाट, एट्रीब्यूट माय फेलियर ऑन व्हाट, टू लैक ऑफ स्टडीज या लैक ऑफ सीरियसनेस। तो ये स्ट्रक्चर याद रखें, बड़ा प्यारा वर्ड है। आज के क्लोज टेस्ट में आपको एट्रीब्यूट वर्ड को यूज करना है ना, इसी फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर में। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को, लास्ट पैराग्राफ है, फिर अपना क्विज देखते हैं आज का जल्दी से। कह रहा है सिंस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई इन मे, द स्लोडाउन रिफ्लेक्ट्स अ डिमांड साइड मैलेज रादर देन सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। कह रहे क्योंकि ऐसा हुआ, सिंस और एज दोनों का मतलब होता है अंग्रेजी में चूंकि, क्योंकि नहीं चूंकि, चूंकि पता ना आपको, क्योंकि की बहन है। कह रहा है कि क्योंकि या चूंकि, सिंस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है, चीजों के जो निर्यात हैं, भारत से आपने अनाज कहीं भेजा, कोई गाड़ी बना के बेची, कह रहा है ये सारे निर्यात पहुंच गए एक रिकॉर्ड हाई पे मई के महीने में। आज तक के सबसे ज्यादा निर्यात हमने मई में किए हैं। कह रहा है इस वजह से ना ये जो स्लो डाउन है भारत में जीएसटी का देखने को मिल रहा है, ये हमें दिखाता है डिमांड साइड से एक परेशानी को, मैलेज को या डिस्कंफर्ट को, और किसके बजाय, बजाय सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स के या सप्लाई से होने वाली पाबंदियों के। दो चीजों से बाजार में धंधा खराब होता है, या तो जो चीज आपको चाहिए उसको लेने के आपके पास पैसे नहीं है, या फिर वो चीज पीछे से आ नहीं रही। तो अगर पीछे से नहीं आ रही तो सप्लाई में दिक्कत है, आपके पास पैसे नहीं है तो डिमांड में दिक्कत है। तो ये हमारे पास सप्लाई में दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने आज तक के भारत के इतिहास के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स पिछली मई में किए हैं, पूरी दुनिया को सामान बेचा है। लेकिन घर में जीएसटी कम इकट्ठा हो रहा है, मतलब आम आदमी के पास पैसा कम है। चलिए, कह रहा है विद स्टैग्नेंट रियल वेज ग्रोथ एंड राइजिंग इन्फ्लेशन कंप्रेसिंग हाउस होल्ड परचेजिंग पावर। और ये हो रहा है इस घटना के साथ ही जो हमारी रियल वेज में ग्रोथ है, जो स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, और जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है, जो कंप्रेस करके दबाव डाल रहा है हाउस होल्ड की परचेजिंग पावर पे, आम आदमी के खरीद करने की ताकत पे। रियल वेज ग्रोथ क्या होती है? आपकी तनख्वाह थी 1,000 रुपए, इस साल इन्फ्लेशन था 5%, तो अगले साल आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए 1,050 रुपए। ठीक है? क्यों मिलनी चाहिए 1,050? क्योंकि 5% इन्फ्लेशन है बाजार में, तो 1,000 रुपए का सामान अब अगले साल 1,050 में आएगा। कुछ आपको एक्स्ट्रा मिला नहीं, 50 रुपए जो है ये आपकी महंगाई के आपको एक्स्ट्रा मिले हैं। अगर आपको 1,050 की जगह 1,075 मिलने लगे तो 25 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले, ये है रियल वेज ग्रोथ। इन्फ्लेशन को अकाउंट करने के बाद में जब रियल निकलती है वो होती है रियल। तो कह रहा है रियल जो है ना वेज ग्रोथ, वो स्टैग्नेंट है, रुक सी गई है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आम आदमी की जेब पे, पॉकेट पे असर डाल रहा है। कह रहा है दीज पोटेंशियस सिग्नल्स इमर्ज एज इंडिया एंटर्स अ डेफिशिएंट मॉनसून, अंडरस्कोरिंग दैट ट्रेड डील्स कैन नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर सब्सटेंटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कह रहा है ये सारे अशुभ, पोटेंशियस, इनऑस्पिशियस, फॉरबोर्डिंग, मैनेसिंग, याद है ना, ये सारे जो अशुभ सिग्नल जो है ना, ये इमर्ज होते हैं जैसे ही ये काम हो रहा है, और वो काम है भारत एंटर कर रहा है एक ऐसे मॉनसून में जो इस बार कम रहने वाला है अल नीनियो की वजह से। और ये काम हो रहा है अंडरस्कोर करते हुए, रोशनी डालते हुए, जोर डालते हुए इस चीज पे, इस बात पे कि जो ट्रेड डील्स हमारी सरकारें कर रही हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, वो जगह नहीं ले सकती, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, भरपाई नहीं कर सकती ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, आर्थिक सुधारों की जो सब्सटेंटिव हो, मीनिंगफुल हो। तो सरकार को कुछ और सुधार करने होंगे, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज करनी होगी, एफआईआई को बुलाना होगा बाहर से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को। तो ये रिफॉर्म्स आपको करने ही पड़ेंगे। खाली ये ट्रेड डील इटली से कर ली, फ्रांस से कर ली, है ना, यूके से कर ली, ऑस्ट्रेलिया से, खाली उससे देश का काम नहीं चलेगा। तो लास्ट में मोदी जी के साथ क्या कर रहा है, छेड़ रहा है मोदी जी को। ठीक है, वो ट्रेड डील्स वही करते हैं ना जाके। चलिए, पोटेंशियल्स का मतलब आपने देख लिया, अशुभ, सिग्नल्स की वो है इमर्ज, इंडिया की वो है एंटर्स, ट्रेड डील्स की वो है कैन नॉट सब्स्टिट्यूट। सब्सटेंटिव यानी सार्थक, यानी मीनिंगफुल, जो ठोस हो, जो महत्वपूर्ण हो, जो गंभीर हो, है ना, ये वर्ड आप कर चुके हैं। रिफॉर्म का मतलब होता है चीजों में सुधार, करेक्शन। अब करेंगे क्लास को रैप अप। ये इकोनॉमिक आर्टिकल था, लेकिन इसको हमने कहानी की तरह समझा। ऐसा ही लगा होगा आपको कि पूरा पढ़ने के बाद में मेरे साथ पढ़ा है तो आपको सब समझ में आया होगा कि हो क्या रहा है। यही तरीका है पढ़ने का, 20 30 50 पढ़ो और फिर अपने रास्ते लगो। अच्छे से पढ़ो, खुद से पहले पढ़ के देखो, बाद में मेरे साथ पढ़ो। जिंदगी भर एडिटोरियल क्लासेस नहीं लेनी है आपको। मेरी जीत उसी में होती है कि कोई लड़का 100 क्लासेस लेने के बाद में मुझे मैसेज करके बोले सर मेरा सिलेक्शन हो गया है या मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी मिलके सॉल्व करेंगे। मैं आपके सामने रख रहा हूँ इन 3 सेट्स को, पहला और दूसरा आरसी का और तीसरा है ग्लोस टेस्ट का। ट्राई दे लो एक बार, खुद से आंसर्स करवाता हूं मैं। चलिए, इनमें से कौन सा फैक्ट वीकन या कमजोर कर देगा
ऑथर की आर्गुमेंट को, इसकी सारी दलीलों को। चारों में से कौन सा चमत्कार अगर हो जाए, कौन सी बात अगर हमारे सामने आ जाए, तो ऑथर की पूरी बात पे पानी फिर जाएगा। कोल डिक्लाइन कर जाए आउटपुट, मॉनसून और कमजोर आ जाए, हाउस होल्ड की डिमांड रिबाउंड कर जाए, रिबाउंड करना यानी उछल करके वापस आना, ऑयल के इंपोर्ट बढ़ जाए। देखो ये तीन चीजें तो हो ही रही हैं और ऑथर कह रहा है ये तीनों होती रहेंगी। मॉनसून आगे कमजोर होगा, कोल का आउटपुट कम है ऑलरेडी, ऑयल के इंपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अगर डिमांड रिबाउंड हो जाए, कैसे भी करके हाउस होल्ड जो है बाजार में जाके खर्चा करने लगे, रातों रात कायाकल्प हो जाएगी। और यही एक चीज है जो इस ऑथर की सारी आर्ग्यूमेंट्स पे पानी फेर देती है, अगर ये हाइपोथेटिकल बात अगर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन था ये। इनमें से कौन सा इन्फ्रेंस आप निकाल सकते हैं इस आर्टिकल से, कौन सी बात आपको लगती है कि हमारा इस आर्टिकल से वो कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं? महंगाई कम हो रही है, इन्फ्लेशन डिक्लाइनिंग, इंपोर्ट्स इंश्योर करते हैं एनर्जी की सिक्योरिटी को, इंपोर्ट से हमारा एनर्जी का काम बढ़िया चलता है, डिमांड जो है सबसे बड़ा कंसर्न है या लार्जर कंसर्न है, एक्सपोर्ट्स कमजोर बनाते हैं, निर्यात कमजोर बनाते हैं इकोनॉमी को। देखो ये चौथी बात ही वाहियात है, निर्यात तो मजबूत बनाते हैं, इन्फ्लेशन कभी डिक्लाइन होता नहीं है, ना वेस्ट में होगा कहीं, ना भारत में होगा। इंपोर्ट से एनर्जी सिक्योरिटी हमारी इंश्योर होती है, लेकिन ये बात जो है ना इन्फ्रेंस नहीं है। बाहर से तेल मंगा करके देश में आप दे सकते हो, बांट सकते हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो जाती है, लेकिन वो इंश्योर नहीं होती है, क्योंकि तेल तो पैसे दे के मंगाओगे। तो ये बात सच है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सच बात ये है कि हमारा सबसे बड़ा रीजन है परेशानी का, डिमांड जो है वो बहुत कम है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोग खर्चना नहीं चाहते, रखना चाहते हैं, डरे हुए हैं। डिमांड इज द लार्जर कंसर्न। चलिए 3 क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं क्लोज टेस्ट के। सब्सटेंटिव यानी सार्थक, एट्रीब्यूट किसी चीज का कारण बताना, किसी से लिंक करना, डिप्लीट, डिप्लीट का मतलब होता है धीरे 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 किसी चीज का, टंकी का पानी का खत्म हो जाना। इन तीनों को आप यहां रख करके देखें, मैं आंसर्स बताने वाला हूं, आप पहले खुद से ट्राई कर लेना। देखिए इकोनॉमिस्ट जो है ना, डिस्पाइट एक्सपोर्ट्स के इकोनॉमिस्ट एट्रीब्यूट करते हैं इस मंदी को हमारी डोमेस्टिक डिमांड में, और किससे? टू लगा के बता रहा है, वीक वेज ग्रोथ से। तो एट्रीब्यूट एस्क्राइब के बाद टू लगता है और आप उसका कारण बताते हैं। तो थर्ड में आ जाएगा जी एट्रीब्यूट। दे वांट दैट अनलेस डैश रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन राइजिंग इंपोर्ट्स वुड कंटिन्यू टू डैश। उन्होंने वार्न भी किया कि अगर ऐसा ना हो, इस टाइप के रिफॉर्म्स ना लिए जाएं, कैसे? सार्थक रिफॉर्म्स ना लिए जाएं, यहां आ जाएगा सब्सटेंटिव। तो राइजिंग इंपोर्ट जो है, बढ़ता हुआ जो इंपोर्ट बिल है या निर्यात का पैसा है, वो कंटिन्यू करेगा डिप्लीट करना या धीरे धीरे शना शना खा जाना कंट्री के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को। तो यहाँ थर्ड एट्रीब्यूट, चौथे में सब्सटेंटिव, पांचवें में डिप्लीट। जरूर बताना मुझे इनमें से कितने सही किया आपने, खास करके क्लोज टेस्ट में। अब ये कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे सॉल्व। एक वर्ड पूछा है आपसे ओमिनस, इसका एंटोनिम पूछा है उल्टा, पहले इसका मीनिंग निकालो, फिर देखो चारों में से कौन सा बैठेगा। जो चीज आंखों को साफ साफ दिखती हो, क्लियर हो, नोटिसेबल हो, विजिबल हो, समझ में आती हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेड बोलते हैं, स्टैग्नेंट बोलते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस बोलते हैं, या इनऑस्पिशियस बोलते हैं। लास्ट में 2 कॉमन एरर्स हैं, जो पहली आपको ऑर्डिनल के आसपास मिलेगी और तीसरी आपको मेयरली मेयर वाले स्ट्रक्चर के अंदर मिल सकती है। ढूंढो आराम से। 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहे हैं, जाके चेक करें आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले, हमसे शेयर जरूर करना। कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अच्छा, कोर्सेज के लिए, पढ़ाई के लिए, क्वालिटी कोर्सेज के लिए ऑफ कोर्स ऐप को डाउनलोड कर लेना। टीम का व्हाट्सएप आपसे शेयर कर रहे हैं, मैं मिलूँ ना मिलूँ, मेरी टीम हमेशा अवेलेबल रहती है सुबह से शाम तक। राइटिंग का कोर्स, मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स और हमारा सुपर हिट कोर्स इंग्लिश अनलोड कोर्स, तीनों कोर्सेज फुल फ्लेजेड ऐप के ऊपर अवेलेबल है। कल आपसे मुलाकात लेंगे इसी वक्त पे। अंटिल देन हैव अ गुड नाइट।